दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए पेट का जो टेस्ट नंबर 2 है उसका डिस्कशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की ट्वाइन कैपिटल किसने कहा है। तो ट्वाइन कैपिटल किसने कहा, तो ये स्टुअर्ट पिगट के द्वारा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा स्थल को क्या कहा गया, यानी ट्वाइन कैपिटल कहा गया। इसी को क्या बोलते हैं, जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पूरा एक विस्तार से एनालिसिस चाहिए, तो इसके लिए एक आपकी डिटेल में वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे आपकी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा, तो याद रखिएगा जो हर्षवर्धन का काल है ये आपका 606 से लेकर 647 के बीच ये क्या है, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। और इसी के काल में ह्वेंसांग भारत आता है, जो कि चीनी यात्री होता, और ह्वेंसांग के द्वारा सीयूकी यात्रा वृत्तांत भी लिखा जाता है। तो इसका आंसर 606 में गद्दी पे बैठेगा और 647 तक रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा, तो 606 ईस्वी में हो जाएगा। ह्वेंसांग पूछे किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेंसांग की यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता, सीयूकी। ऐसे एक मोहम्मद बिन तुगलक काल में भी आया है। मोहम्मद बिन तुगलक आप देखोगे 1325 से लेकर के 1351 का जो काल है ये एमबीटी का काल है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का काल है। और इसके काल में कौन आया था, मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है उसे रेहला के नाम से जाना जाता। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कल वाले डिस्कशन में बताए थे हर्षवर्धन के द्वारा पुस्तकें लिखी गई, तो उन पुस्तकों का आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल वाले टेस्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसमें रत्नावली थी या अन्य 3 पुस्तकों के नाम हमने बताया था, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ, विनिपेग। कहाँ है, विनिपेग। ये कहाँ स्थित है, ये आपका कनाडा का एक प्रमुख राज्य है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसे रोटी ध्यान दीजिएगा, इसे जो विनिपेग है ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। और कहाँ स्थित है, कनाडा। कहाँ स्थित है, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ अक्षांश से पूछा गया, समझ लीजिए 0 अक्षांश, इसको विषुवत रेखा कहा जाता। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी, इसी को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 90 डिग्री को जो उत्तर में है उसी को किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसे साउथ में भी क्या किया गया, यानी बांटा गया है। तो ये साउथ वाले में जाओगे तो 23.5 डिग्री जो साउथ है इसको मकर रेखा कहा जाता। 66.5 डिग्री जो साउथ का इसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता। और आपका 90 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता। यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछ रहा है, इसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अगला, किस राज्य में लोनार झील स्थित है, जो कि एक क्रेटर का उदाहरण है। तो लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, जो कि क्रेटर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है कि एक झील आपका मणिपुर में स्थित है, इसी को किस नाम से जानते हैं, लोकटक। और इसी लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, जिसका नाम ध्यान रखिएगा केबुल लाम जाओ भी स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं एक फैदम क्या होता है, ये गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फैदम में कितने मीटर होते, 6 फीट होते हैं। एक फैदम में कितने, 6 फीट होते, ध्यान रखिएगा। अशोक का सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने सिंह बनाए गए, तो 4 सिंह बनाए गए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। किसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे, तो नवरत्न जो रहते थे एक तो अकबर के दरबार में रहते थे,
और एक आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो इसके दरबार में भी नवरत्न निवास करते थे। नवरत्न निवास करते थे। और नवरत्न कौन थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा। तो इसी में कुछ नाम जैसे आपको बता दे रहे हैं कि एक आपका छपनक इसी में था, अगला आपका धनवंतर इसी के नवरत्नों में था। धनवंतर के बाद आपका घट करपर इसी में था। और बाकी वराह मिहिर इन्हीं नवरत्नों में था। अगला आपका बेताल भट्ट भी इसी में था। तो ये 9 इसी प्रकार के 9 थे और 9 के नाम आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता, तो जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता। और समुद्रगुप्त के संबंध में इसके दरबार में एक रहता था व्यक्ति जिसका नाम था हरसेन। और हरसेन के द्वारा कौन सी, तो ध्यान दीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरसेन के द्वारा की गई, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और समुद्रगुप्त को एक व्यक्ति थे विंसेंट ने क्या कहा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस NV रमन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, तो किस नंबर का, तो 48 नंबर का क्या बनाया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला है 30वां व्यास सम्मान, यहाँ व्यास 30वां पूछ रहा और 30वां सरस्वती सम्मान भी दिया जा चुका है। अब देखो दोनों को याद कैसे रखोगे। व्यास सम्मान दिया गया शरद पगारे को, जो व्यास सम्मान दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शरद पगारे को। और सरस्वती सम्मान पूछे तो सरस्वती की शरण में आप जाते हो, तो शरण लिम्बाले को सरस्वती की शरण शरणागत किसकी होती है, सरस्वती की। तो सरस्वती 30वां सरस्वती सम्मान शरण लिम्बाले को दिया गया है, जबकि 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, गलत क्वेश्चन मत करिएगा। शरण किसकी शरण जाते हो, सरस्वती माँ सरस्वती के शरण में जाते हो। तो 30वां व्यास सम्मान पूछ रहा है, तो व्यास सम्मान क्या हो जाएगा, शरद पगारे हो जाएगा। अगला भारत के जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये भारत है, इसी सटा हुआ ये पाकिस्तान है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल बात सही है, पश्चिम होगा, ये आपका भारत के पश्चिम में स्थित है। दूसरा पूछ रहा है इसकी जनसंख्या 50 करोड़ है, ये गलत है, क्योंकि इसकी संख्या 21.2019 के डेटा के हिसाब से 21.66 करोड़ है, तो ये लगभग 22 करोड़ के आसपास है, 25 सीधा ये गलत हो जाएगा। अगला इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, सही है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं, एक तो आपकी क्या होगी, उर्दू तो होगी ही। पंजाब की काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, तो पंजाबी है यहाँ की प्रमुख भाषाएं। सिंध प्रांत है तो सिंधी होगी, तो आपका उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया। और एक और यहाँ पश्तो जनजाति रहती है, उसके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो पश्तो। पूछ लेगा ये पश्तो वाला कहाँ की है, तो पाकिस्तान की है। तो हमने क्या बताया, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो यहाँ की भाषाएं हैं। गलत पूछ रहा कौन सा है, तो गलत वाला ये, जनसंख्या इसकी 50 करोड़ नहीं है। ग्वादर बंदरगाह पूछे, ग्वादर बंदरगाह, तो ग्वादर बंदरगाह ये कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। जो चीन के द्वारा जो CPEC है, वन बेल्ट वन रोड, उसके अंतर्गत इसको विकसित किया जा रहा है। इसके विरोध में चाबहार यानी इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत के द्वारा ईरान में चाबहार बंदरगाह को निर्मित किया गया है। अगला, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्रमुख रूप से वास्तुकार कौन थे, फिरोज शाह तुगलक के। अगर तुगलक वंश को डिटेल में समझना है तो पिछले क्विज वाले वीडियो को देखिए, वहाँ हमने डिटेल बताई है। तो यहाँ पर इसका मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्चर पूछ रहा, वो कौन था, मलिक गाजी शाहना।
मलिक गाजी शाहना था। अगला भौगोलिक संकेतक जीआई, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता। किसी क्षेत्र विशेष के प्रमुख उत्पाद जो क्षेत्र विशेष में पैदा होता है उसको प्रदान किया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई। पेटेंट पूछे तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ जीआई पूछ रहा तो जीआई का कितने 10 सालों के लिए दिया जाता। और जीआई के लिए 1999 में एक जीआई रजिस्ट्रेशन अधिनियम भी बनाया गया है। अब यहाँ जीएसटी आ रहा, जीएसटी, तो यहाँ 7 से निकाल लीजिए 7, और 7 का मतलब क्या हुआ, 7वां महीना कौन, जुलाई होता, तो 1 जुलाई, और कब 7 लास्ट में आ रहा तो 2017 को ये क्या हुआ है, इसको लागू किया गया है। जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन बेस टैक्स है, यानी उपभोक्ता से लिया जाएगा जहाँ अंतिम रूप से वस्तु क्या की जाएगी, इस्तेमाल की जाती, उससे जीएसटी लिया जाता है। तो इसीलिए इसे गंतव्य आस्था आधारित, पहले गंतव्य, इसे अब क्या कहा जाता है, गंतव्य आधारित टैक्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जीवीए, ये क्या है, जीवीए भी है, यानी ग्रास वैल्यू एडेड मूल्य। ये कहने का मतलब हुआ जैसे आप इसमें आलू है, आलू से आपने क्या बनाया, चिप्स बना दिया, और चिप्स के बाद आलू चिप्स या अन्य आलू से और कुछ बनाया जाता, तो इसमें जो मूल्य वर्धन हुआ, आलू 10 रुपये किलो लेकिन चिप्स 150 रुपये पैकेट बिक रहा है, या 1 किलो आलू 10 रुपये का मिलेगा, 1 किलो आलू में 150 रुपये की चिप्स जो बन के तैयार हुई, तो यहाँ 10 रुपये जो टैक्स लगा। आगे चलकर जो 150 है, तो जितना मूल्य वर्धन हुआ 140 रुपये का मूल्य वर्धन हुआ, उसी पे टैक्स लगेगा। तो इसी को बोलते हैं जीवीए। तो ये जीवीए भी है। इसके लिए कौन सा, तो याद आपको पता ही होगा, 101वां संविधान संशोधन लाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, 101वां। अब यही बात आई 100वां का संबंध, 100वां संविधान संशोधन का संबंध एलबीए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो भारत बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ भूमि सीमा विवाद को लेकर के, उससे था। 101 हमने बता ही दिया, जीएसटी से इसका 101 का संबंध है। और 102 का बात किया जाए, 102 ओबीसी को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उससे संबंध है। 103 पूछा जाए तो जो ईडब्ल्यूएस है, को नामकली वीकर सेक्शन 10% का रिजर्वेशन दिया गया, उसका संबंध है। 104 पूछा जाए तो 104 का संबंध क्या है, एससी एसटी का जो आपका 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन 2020 में ख़त्म हो रहा था, इसे 2030 तक इंक्रीज कर दिया गया लोकसभा व विधान सभा में। तो इनके लिए रिजर्वेशन, इसके लिए कौन, 334 संविधान संशोधन में 334 अनुच्छेद जो आर्टिकल है उसमें संशोधन किया गया, और इसका जो रिजर्वेशन की बात की गई लोकसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन होगा। इसके लिए आर्टिकल कौन सा नंबर का है, 330 है। लेकिन विधानसभा में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होगा, इसके लिए कौन है, तो 2 इसमें प्लस कर दो, कितना है, 332 है। इंग्लो इंडियन के लिए ऐसे था, तो इंग्लो इंडियन वाला रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया। उसके लिए आर्टिकल पूछा जाए तो 331, लोकसभा में 2 इंग्लो इंडियन होते थे, उसके लिए उल्लेख है। फिर इसमें 2 प्लस कीजिए तो इसका कितना, 333 में एक इंग्लो इंडियन जो विधान सभा में नामित होता था, तो राज्यपाल के द्वारा, यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा, इनको भी अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ सीख ली। भारत में जीएसटी कब लागू हुई, तो 1 जुलाई 2017, डी ऑप्शन। अगला, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड माल्पस हैं। तो यहाँ पूछ रहा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन डीसी, जो कि किस नदी किनारे है, पोटामाक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। और ब्रेटन वुड्स समझौता होता है, ब्रेटन वुड्स समझौता होता है 1944 में। उसी के बाद फिर क्या होता है कि दो संस्थाएं, एक को IMF कहा जाता और दूसरा वर्ल्ड बैंक, इनको स्थापित किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। लेकिन यहाँ WTA पूछे, WTO, तो इसका मुख्यालय जेनेवा है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ
पेरिस आया तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। और कौन सा मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, पेरिस में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मार्च 2020 में नाटो का नवीनतम सदस्य बना? उत्तरी मैसेडोनिया। 29 थे, 30 इसके मेंबर हो चुके हैं नाटो का। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, नाटो का 1949 में। और नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाए, नाटो तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और नाटो के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी मैसेडोनिया। अगला, संविधान सभा में राज्यवार सदस्यों को लगाइए। संयुक्त प्रांत यूपी को पहले कहा जाता था, सबसे ज़्यादा सीटें इसी की थी, फिर मद्रास की थी, फिर बिहार की थी और लास्ट में बॉम्बे का नंबर आता था। तो 2, 1, 3, 4 जहाँ ये दिख जाए उसी में लगा दो। 2, 1, 3, 4 यानी ये सी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा का पूछा जाए तो इसकी 9 दिसंबर 1946 को इसके अध्यक्ष पहली मीटिंग होती है 1946 को। इस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक ये 24 जनवरी और कब 1950 को होती। इसी के 2 दिन बाद फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है। लागू पूछे तो ये डेट, लेकिन संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित आत्मार्पित कब किया था? तो 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन गलत मत करिएगा, ध्यान से रीड करिएगा। अगला, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न है किंतु उनके न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर सेम है तो उसी को क्या कहा जाता? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। समझो, मान लो हमने x एलिमेंट लिखा, यहाँ a लिखा, यहाँ b लिखा, यहाँ y एलिमेंट लिखा, यहाँ हमने लिखा c लिखा, यहाँ d लिखा। अब बात हो रही है कि देखो ये सेम नहीं है, ये भी आपका ये जो ये ऊपर है इसे भार बोलते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या परमाणु भार होता है और नीचे वाला परमाणु संख्या होती है या परमाणु क्रमांक होता है। तो क्रमांक यहाँ देखो, यहाँ a है, यहाँ c है, दोनों अलग हैं, यहाँ b है, यहाँ d है। अगर ये नीचे भी भिन्नता यहाँ भी, लेकिन ऊपर वाले से नीचे वाला घटाते न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। ऊपर वाले सिर वाले से नीचे वाला घटाते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आती। अगर यहाँ b से a को घटाएं, यहाँ d से c को घटाएं तो ये दोनों की संख्या ये वाली अगर सेम आ जाए तो उसी को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। कैसे? देखो, एक x एलिमेंट लिखा, यहाँ हमने लिखा 10, यहाँ लिख दिया 22, यहाँ हमने लिखा एलिमेंट y लिखा, यहाँ हमने लिखा 12 और यहाँ लिखा आपका 24। घटाओ तो ये 22 से 10 गया तो आपका कितना बचा? 12 आ गया, और 24 से 12 गया 12। तो ये दोनों का अंतर ये घटा रहे हो, संख्या सेम आ रही है 12 दोनों, तो इनको दोनों x y को कहा जाएगा। ये कौन है? सम न्यूट्रॉनिक हैं, सम न्यूट्रॉनिक। अब आइए, अब ये सम न्यूट्रॉनिक इसका आंसर हो जाएगा। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक, समभारिक। समस्थानिक और समभारिक, समभारिक का मतलब हुआ भार वाला, ऐसे जिसमें ये संख्या बराबर हो, ये दोनों, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके क्या सेम होने चाहिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार ये सेम होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो इसी को क्या कहा जाएगा? इसको समभारिक कहा जाएगा। समस्थानिक में नीचे वाला यानी परमाणु क्रमांक दोनों का x और y, मान लो 2 एलिमेंट हैं यहाँ a b, तो ये और b, ये नीचे वाला जो क्रमांक है ये सेम होना चाहिए, तो इसी को समस्थानिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान होती? तो आप जो घुटने दर्द करने लगते उसमें क्या जमा हो जाता? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल
जानते हो विटामिन सी का, विटामिन जो सी है उसी का क्या है साइंटिफिक नेम, स्कार्बिक अम्ल है। मसूड़ों में खून आना ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, उसके बाद आपका साइट्रिक अम्ल, जितने खट्टे फल पाए जाते नींबू, ये सब आपका किसके हैं साइट्रिक अम्ल के, सिट्रस कुल के जो होते हैं उनको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आया है, क्या आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल की वजह से, जमाव की वजह से होता। रसायन विज्ञान में क्वांटम सिद्धांत को किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था मैक्स प्लांक के, मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। मोजिले ने क्या आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया है, तो आवर्त सारणी पूछे तो मोजिले हो जाएगा। उसके बाद आपबाउ ने आपबाउ नियम प्रस्तुत किया था, आपबाउ नियम, आपबाउ नियम। तो आपबाउ नियम क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम ही आपबाउ नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जानते हो। तो यहाँ क्वांटम सिद्धांत किसका है, मैक्स प्लांक का है। अगला, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है, जिस भाग पे मान लो ये आंख है, इस आंख में जिस भाग पर एक प्रतिबिंब बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रेटिना या इसी को दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। डॉप्सन, ओजोन परत की जो मोटाई है, ओजोन परत पहले आप बताइए कहाँ पाई जाती, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में भी कहाँ पाई जाती, तो समताप मंडल का जो निचला मंडल है वहाँ पर पाई जाती है। समुद्री मील नौ संचालन दूरी की इकाई है। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। क्यूसेक, जल की आर्द्रता नहीं, जल के प्रवाह को मापने के लिए, जल के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मोरी कल्चर, सातूत की खेती मोरी कल्चर के अंतर्गत की जाती है। अर्बोरिकल्चर, वृक्षों एवं जो बुशेज हैं, झाड़ियाँ हैं, उनकी खेती की जाती है। पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की कृषि की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन होता है, सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, तो शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांत का जो इनामेल होता है, इनेमल, ये सबसे कठोर भाग होता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। अगला, आरबीसी कहाँ बनती है, तो बोन मैरो में बनती है। अस्थि मज्जा इसी को बोलते हैं, बोन मैरो में बनती है। और मरती कहाँ है, स्प्लीन या प्लीहा कहा जाता है, वहाँ इसकी डेथ होती है। हाइपोथैलेमस, अगला हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये आपका सही है। अगला, उसके बाद पूछ रहा मेंडलो अब्लागेटा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये गलत है, क्योंकि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम व हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क, तीन मस्तिष्क के भाग होते हैं। मान लो ये आपका मस्तिष्क है, ये आपका मस्तिष्क है आपका, तो ये अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, और ये अग्रभाग में ही होता है क्या, तो अग्रभाग में होता है कौन, सेरिब्रम। और यही सोचने समझने तर्क करने सबकी क्षमता देता है। और उसके बाद फिर आपका इसी में अगला जो भाग होता है अग्र मस्तिष्क में ही हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। उसके बाद ये मध्य मस्तिष्क होता है, ये पश्च मस्तिष्क होता है। तो तीन भाग मस्तिष्क के होते। तो ये मेडुला अब्लागेटा ये गलत है, ये आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग नहीं होता है। हाल ही में मियामी ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है, महिला वर्ग में इसमें पूछा गया, तो एशले बार्टी के द्वारा ये जीता गया है। और एशले बार्टी ने किसको हराया है, बियांका एंड्रीस्कू को हराया है। किसको, बियांका एंड्रीस्कू को हराया है। तो हराने वाले का नाम भी ध्यान रखिएगा, बियांका एंड्रीस्कू को हराया है किसने, एशली बार्टी के द्वारा जीता गया। और इसी में मियामी ओपन टेनिस 2021 का पुरुष वाला पूछा जाए तो पुरुष वर्ग का ह्यूबर्ट ने जीता है, ह्यूबर्ट हरकाज किसने जीता, ये अपने आप कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो अपने आप समझ लीजिएगा। ह्यूबर्ट हरकाज के द्वारा जीता
गया है। और किसको हराया है पुरुष वर्ग में ये ह्यूबर्ट हरकाज ने? तो इन्होंने जेनिक सिनर को हराया है। जेनिक सिनर को हराया है। जेनिक सिनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशले बार्टी। अगला 2023 में पुरुष मुक्केबाजी की जो चैंपियनशिप होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। उज्बेकिस्तान। और यहाँ एक चीज़ और बता दें, ये कजाकिस्तान है जहाँ पर यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और लैंड लॉक कंट्री, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री जो है वो आपका कजाकिस्तान है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता, लेकिन यूरेनियम के भंडार पूछा जाए तब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा भंडार, लेकिन उत्पादन कजाकिस्तान करता। और इसी के बीच में एक ये झील है, इसके बाद ये देश है, तो इसको याद रखिएगा काओ। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के बीच जो झील है उसी को सागर जो है उसी को अराल सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अराल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला, रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मनोहर पर्रिकर आपको जानते हो, रक्षा मंत्री थे, IITian थे और ये भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। तो ये पुस्तक किसने लिखा इन पर? यानी नितिन गोखले के द्वारा लिखी गई है। अगला, हाल ही में RBI के किस पूर्व गवर्नर को ब्रिटानिया के अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया? ब्रिटेन में किसको? उर्जित पटेल को बनाया गया है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी जयंती पर 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया? तो 14 अप्रैल पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यानी उनकी जयंती को मनाया। हर साल 14 जयंती भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को होती है। और क्यों होती है? क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को इनको मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इसकी चैत्य भूमि इनकी क्या? समाधि स्थल है। अगर समाधि स्थल पूछा जाए तब आंसर क्या हो जाएगा? चैत्य भूमि हो जाएगा। तो 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया भीमराव अंबेडकर। संविधान के शिल्पी इन्हीं को कहा जाता। और प्रारूप समिति जो संविधान गठित करने के समय निर्मित हुई थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ये डिस्कशन समाप्त होता है। तो कल फिर एक नए टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस टेस्ट का जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।